हेलो। सेल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी टॉपिक पे हमारा प्रीवियस वीडियो था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेल है उसके जो कंपोनेंट थे। अगर हम बात करें सेल, तो एक सेल है, तो इस सेल के कंपोनेंट क्या थे? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और यही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग बोले थे प्रोटोप्लाज्म। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। एक्चुअली हम बात करें सेल का, तो सेल जहां भी प्रेजेंट होता है उस सेल के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से सेल के जो कंटेंट होते हैं, यानी कि सेल में जो भी सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी जो सबस्टांसेस है उससे अलग जो करता है वो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सेल मेम्ब्रेन। जो क्या करता है, सेल के कंपोनेंट को अलग करता है सराउंडिंग से, सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग से वो सेल के पार्ट्स को क्या करता है, अलग करता है। हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन वो बाहरी आउटर पार्ट ऑफ द सेल है, आउटर पार्ट ऑफ सेल। आउटर पार्ट सेल है, सेल के आउटर पार्ट है, दैट मीन्स क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, गिव शेप ऑफ सेल। तो ये तो एक कॉमन आपका सेल मेम्ब्रेन का काम हुआ, प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही उसका शेप प्रोवाइड करेगा, बाहरी जो सबस्टांसेस है उससे सेल के सबस्टांसेस को मिक्स होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना किससे होता है, तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बना होता है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम डील करते हैं। यहां पे जो हम दो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिपिड का, और नीचे भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर लेयर प्रेजेंट होता है आपका। और ये दोनों के बीच में आपका प्रोटीन का सबस्टांसेस जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं। यहां पे आपके प्रोटीन के सबस्टांसेस जो होंगे वो क्या होंगे, इम्बेडेड होंगे।
यानी कि जमा होगा, बीच में जुड़ा हुआ होगा आपका क्या, प्रोटीन के सबस्टांसेस। तो आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ यहां पे आपका लिपिड का लेयर है, यहां भी लिपिड है, यहां भी लिपिड है, और बीच में आपका क्या है, प्रोटीन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का लेयर है, प्रोटीन जो है वो लिपिड के बीच में आपका प्रेजेंट होता है। सैंडविच कभी खाए हैं आप लोग? सैंडविच में क्या होता है, दो पाव के बीच में, पाव रोटी के बीच में आपका डिफरेंट सबस्टांसेस होता है, वेजिटेबल, बटर, घी, अदर सबस्टांसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडविच। यहां भी क्या है, दो आपका लिपिड के बीच में प्रोटीन है, तो जस्ट बटर आपका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका, सेल मेम्ब्रेन का। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, पोरस थोड़ा बहुत आपका पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, या आप बोल सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबस्टांसेस को सेल के अंदर से बाहर तो जाने देता है और बाहर से अंदर भी आने देता है, लेकिन सभी सबस्टांसेस को नहीं। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो सिलेक्टेड चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को वो अंदर आने देगा, सभी चीजों को अंदर अलाउ नहीं करेगा। उसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा सेल के अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट सेल को नहीं होगी, उसको सेल से बाहर भेजेगा। तो ये क्या हुआ, सिलेक्टेड हुआ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे सेमी परमिएबल, सेमी क्यों, सेमी मतलब पूरी तरह से नहीं, यानी कि कुछ सबस्टांसेस को वो अंदर आने दे रहा है और कुछ को बाहर जाने दे रहा है, इसीलिए हम उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो फ्रीली अंदर से बाहर मूव कर सकते हैं, करते भी हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और H2। जो गैसेज O2 एंड CO2 होते हैं वो डायरेक्टली आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो अंदर जा भी सकते हैं और बाहर भी आएंगे। तो यहां पे देखिए, जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट और मॉलिक्यूल के साइज, क्या मॉलिक्यूल का साइज है, उसके बेसिस पे यहां जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन, वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर आपका O2 जो है उसकी संख्या बहुत कम है, बाहर में O2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा, वो O2 जो है वो
बाहर से अंदर की ओर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से अंदर की ओर जाएगा, अंदर से भी बाहर जाएगा, लेकिन जो अमाउंट होगा, मूवमेंट होगा, वो ज्यादा होगा अंदर की ओर। तो ये होता है आपका हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। उसी तरह वाटर का भी मूवमेंट होगा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यहां पे एक चीज और समझना है कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी सबस्टांसेस का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे सबस्टांसेस है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि यहां पे एक मेम्ब्रेन है जिसका साइज जो है, पोर्स का साइज वो कुछ इस तरह का है। अब इस पोर्स से अगर साइज, छोटे साइज के जो सबस्टांसेस होंगे वो क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा इधर की ओर, आसानी से वो मूव कर जाएगा। स्मॉल साइज के जो सबस्टांसेस होंगे, तो इस यहां पे क्या है, किसी तरह की कोई एनर्जी या फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तब इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं दूसरा अगर हम एग्जांपल लें कि एक ऐसा, ये पोर साइज है, ऐसा सबस्टांस जिसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो, बड़े साइज हो, और उसको यहां से पास करना है, तब क्या होगा, इसको पास करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एटीपी क्या करेगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी देगा, और उसी एनर्जी के यूटिलाइजेशन से सबस्टांसेस अंदर की ओर आएंगे। यानी कि यूज ऑफ एनर्जी फॉर मूवमेंट, तब उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एनर्जी लग रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दरवाजा, जो घर रूम का दरवाजा होता है, वो हमारे शरीर से क्या होता है, ज्यादा साइज होता है उसका साइज, इसलिए हम आसानी से पास कर जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सा बैलून हम ले लें, नहीं, जिसकी स्वेलिंग जो है, साइज जो है वो दरवाजा से बड़ा हो, और फिर हमको अंदर जाने के लिए बोला जाए, तब क्या होगा, हम अंदर जा पाएंगे? उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। उस वही सेम कंडीशन यहां पे भी होता है कि छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल को पास करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस एनर्जी का जब यूटिलाइजेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं यहां पे। अब बात करते हैं हम जो सेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो अगर डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं, जो डिफरेंट, अब हम बात करते हैं कि अगर सेल को हम डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं तब क्या होगा, उस सेल के साइज में
क्या कुछ चेंजेस होगा या नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्या। सपोज हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें तो वाटर का कंटेंट होता है ना, वाटर प्रेजेंट होता है ना। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड के रूप में हम लेंगे जिससे हमको कंपैरिजन करना है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड। तो यहां पे स्टैंडर्ड के रूप में हम सेल को लेंगे। सेल के अंदर जो कंटेंट है, वाटर जितना प्रेजेंट है, उसी से हम इस सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे। सपोज ये एक सेल है, इस सेल में आपका 50 ml वाटर है, तो हम इसी 50 ml वाटर से इन सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे कि यहां पे जो वाटर कंटेंट है वो सॉल्यूट, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है या फिर वाटर में जो मिले हुए हैं उसके कंपैरिजन में यहां पे क्या कंसंट्रेशन है वाटर का। तो अगर हम हाइपो मतलब ही होता है लो, यानी कि यहां पे H2O जो होगा वो लो कंसंट्रेशन होगा उसका। सॉरी, यहां पे सॉल्यूशन लो सॉल्वेंट हो गए, यानी कि जो सॉल्वेंट होंगे वो लो होगा, जबकि वाटर कंसंट्रेशन जो होगा H2O वो हाई होगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में होगा। यानी कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, यानी कि अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं उसमें 1 चम्मच हम शुगर ऐड कर दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, अब यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे इस सेल में जो आपका वाटर कंटेंट है और उसके सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में यहां पे अगर वो दोनों इक्वली हो कंसंट्रेशन, तब हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक, जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन आपका ज्यादा हो जाए। 1 ग्लास ऑफ वाटर लिए और उसमें 10 चम्मच शुगर ऐड कर दिए, तब वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर इसमें हम सेल को प्लेस्ड करते हैं तो उस सेल के साइज में क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो बात करते हैं पहला हाइपोटोनिक। सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में आपका वाटर कंटेंट लेते हैं और वहां पे एक सेल होगा, तो उस सेल में हाइपो का कंडीशन है, हाइपोटोनिक का कंडीशन है। तो यहां पे सेल के बाहर में H2O जो है वो ज्यादा है, तब क्या होगा, H2O इसके अंदर जाएगा, मूवमेंट ऑफ H2O इनसाइड सेल। उस कंडीशन में सेल का साइज जो होगा वो बड़ा होगा और एक ऐसा समय आएगा कि सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, यानी कि सेल विल रप्चर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल जो होगा वो रप्चर कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। दूसरा कंडीशन आइसोटोनिक। सपोज ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें हम अगर कोई सेल को रखते हैं,
यहाँ पे ब्रस्ट होता है तो इसको हम इस तरह से दिखा भी सकते हैं कि ब्रस्ट कर गया सेल, सेल ब्रस्ट कर गया। लेकिन अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रखते हैं तो यहां पे जो मूवमेंट होगा H2O का वो जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम सेल वो इक्वल होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तब इस कंडीशन में जो सेल होगा वो नॉर्मल कंडीशन में, उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मल होगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सपोज ये सेल है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं, तब जो सेल बाहर में आपका H2O कम है, अंदर में H2O ज्यादा होता है, तब इस कंडीशन में H2O बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सेल से बाहर H2O आएगा और सेल से बाहर H2O आएगा तब उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। किस कंडीशन में, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक के कंडीशन में। तो ये आपका 3 सिचुएशंस है जहां पे सेल का साइज जो होता है वो चेंज होता है। पहला हाइपोटोनिक कंडीशन, इसमें इस कंडीशन में सेल में आपका वाटर इंटर करेगा जिससे सेल का साइज बढ़ेगा और वो ब्रस्ट कर जाएगा। दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस करेंगे तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही बाहर आता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जबकि तीसरा कंडीशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को डालते हैं तो सेल के अंदर जो भी वाटर होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं जहां पे चेंज शेप चेंज होता है सेल का। आपका किशमिश अगर हम रात में पानी में डुबो देते हैं तो फूल के आपका अंगूर जैसा हो जाता है, क्यों, ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वहां पे आपका नॉर्मल वाटर में डालें, किशमिश में किसी तरह कोई वाटर कंटेंट है ही नहीं, तो वहां पे क्या होता है, वाटर अंदर की ओर जाता है। वहीं आप अंगूर को लीजिए और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन जिसमें साल्ट का मात्रा बहुत ज्यादा हम मिक्स किए हो उसमें डाल दीजिए, उसकी साइज जो होगी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो ये कंडीशन होता है। यहां पे एक और चीज होता है कि जो अमीबा होता है, अमीबा यूनिसेलुलर, वो इंडोसाइटोसिस, एक टर्म आता है इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के थ्रू अमीबा जो होता है वो फूड को इंगल्फ करता है, अपने अंदर लेने का काम करता है। इंडोसाइटोसिस, अंदर सेल के अंदर जब मूवमेंट हो रहा है तो वो इंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू फूड को इंगल्फ करता है, लेता है। तो ये हुआ आपका नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के बारे में।